Hello everyone, welcome back to my channel Mission NTA Net ZRF. Let's do it. So today is lecture 17 on net operating income approach. In the last video we have covered net income approach. In the income approach I have suggested, it is suggested by Duren-David, and I have said it has direct relationship with the value of the firm and cost of the capital and market value of equity shares. Like if the debt proportion, if the company will increase the debt proportion, the value of the firm will be increased, the cost of the capital will decrease, and market value of shareholders will increase. Now next is net operating income approach. It is also suggested by Duren-David. So what is it is the valuation of the firm and its cost of the capital are independent of its capital. Means अगर हम वैल्यूएशन ऑफ फर्म की बात करें, उसकी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल की बात करें, और उस पर अगर हम डेट का रिलेशनशिप करें, इसका डेट के प्रोपोर्शन पर, इंक्रीमेंट पर और डिक्रीमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. मीन्स डेप्थ के प्रोपोर्शन अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा करती है या कम करती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट विल रिमेन सेम. Any change in the capital structure does not affect the value of the firm or cost of the capital. इनका कहना है कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर इक्विटी और डेप्थ के प्रोपोर्शन में कुछ रेशियो में कुछ चेंजेस करते हैं, अगर हम डेप्थ के प्रोपोर्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो इट डज़ नॉट विल एनी इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ द कैपिटल. इट विल रिमेन सेम. एज द फर्म increase the proportion of debt in the capital structure, the initial reaction is that the aggregation of the cost of the capital decrease because of the cost of debt is less than cost of equity. So in this line these line are saying as the firm increases the proportion of the debt in the capital structure, यानी कि कोई भी कंपनी जब डेप्थ का प्रोपोर्शन इंक्रीज करेगी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो इनिशियल रिएक्शन क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि डिवेंचर की जो कॉस्ट होती है यानी कि इंटरेस्ट जो होती है वो कम होती है एज कंपैरिजन ऑफ द डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो जितनी भी होती है वो जो डेट की जो इंटरेस्ट है वो कम होती है. तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका रीज़न क्या होता है. नाउ हम रीज़न समझते हैं. द रीज़न ऑफ दैट द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी कैपिटल इंक्रीज एंड बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द रिस्की फॉर्म. अब मीन्स कहने का मतलब ये है कि क्यों ये सेम रहती है, डिवेंचर का प्रोपोर्शन हम चेंज भी करें तो क्यों इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि डिवेंचर अगर कोई कंपनी डिवेंचर का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ करती है तो उससे इफेक्ट ये होता है कि क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पर है तो इंटरेस्ट एज अ इंटरेस्ट कंपनी को कॉस्ट कम पड़ रही है. बट अगर उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हैं तो उनके लिए वो रिस्की फर्म हो जाती है. इन केस अगर कंपनी को लॉस भी होगा तो लॉस में सबसे पहले जो पे होगा तो वो जो पे करेंगी वो सबसे पहले डिवेंचर्स को करेंगी एंड देन उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को करेंगी. तो इसका रीज़न ये पड़ता है कि जो इन्वेस्टर है वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो रिस्की फर्म है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें डिविडेंड हमें ज़्यादा मिले, क्योंकि हम एक रिस्की फर्म में अपने उस रिस्की फर्म के में शेयर परचेज़ कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं और कंपनी की कॉस्ट कम हो जाती है. तो इसलिए ड्यूरेन-डेविड ने कहा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में कि अगर कोई कंपनी डिवेंचर का पोर्शन भी इंक्रीज़ करती है तो उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म और कॉस्ट ऑफ द कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. मीन्स आपको एक वन साइडेड से लग रहा है कि कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट कम हो रही है, बट वो अगर हम सेकेंड प्रोपोर्शन को देखें इन द टर्म्स ऑफ डिविडेंड ऑफ शेयर होल्डर तो ये इंक्रीज़ वहाँ पर हो जा रही है. तो इसका मतलब है कि कहीं भी कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, दोनों ही सेम है. So that aggregation of the cost of the capital remain at the same level as it was before the introduction of debt. तो क्या कहने का क्या मतलब होता है, जब तो कंडीशन वही पहले जैसी हो जाती है जैसे कि पहले थी. तो यानी अगर कोई कंपनी ड्यूरेन-डेविड का कहना था कि अगर कोई भी कंपनी डेट का प्रोपोर्शन चेंज करती है या प्रोपोर्शन इंक्रीज़ करती है तो उसका वैल्यू ऑफ द फर्म पर एंड कॉस्ट ऑफ द कैपिटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है.
अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द अजम्पशन. द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल रिमेन सेम फॉर द ऑल डिग्री ऑफ डेट इक्विटी मिक्स. यानी कि कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है वो हर कंडीशन में सेम रहेगी. द यूजेस ऑफ लेस कॉस्टली डेट फंड्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ शेयर होल्डर्स. जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम लेस कॉस्टली डेट को इसका प्रपोर्शन इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है. देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेशन नहीं है. द कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन कांस्टेंट. और जो कॉस्ट है डेट की वो कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं होती है. थैंक यू सो मच.